है आपके लिए स्पेशली वो टॉपिक जो जेई मेंस में इम्पोर्टेंट है। जेई मेंस के अगर आप पेपर देखें, कुछ पुराने पेपर देखें, तो आप देखेंगे कि जो जेई मेन का पोर्शन है अलग से, जो एडवांस में नहीं है, वो पोर्शन परसेंटेज वाइज 6 to 7% बैठेगा, लेकिन उनके क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो 12 to 13% बैठेंगे। यानी एग्जाम वाले जेई मेन वाले क्या करते हैं कि जेई मेन टच दिखाने के लिए कि हम जेई मेन का एग्जाम ले रहे हैं, जान करके एसएचएम में जब सवाल पूछेंगे तो जो जेई मेन वाला पोर्शन है, एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन, डैम्पिंग वाला, ए बराबर एन ओ टी पावर माइनस लेमडा टी, वो वाला पूछेंगे ताकि उन्हें टच दिखे। आप देखें एसएचएम के सवाल जो आए हैं पिछले 5 सालों में, 6 साल में कम से कम 3 बार ऐसे सवाल आए हुए हैं। ऐसे ही अलग अलग चैप्टर में, जैसे वे ऑप्टिक्स इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जब हम स्कूल वाइज बात करें तो 8 क्लास का चैप्टर है, उसमें से डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन वाला पार्ट जो है वो बहुत ही छोटा है, 1.5 क्लास का पार्ट का चैप्टर है, उसमें से भी पोलराइजेशन तो 30-40 मिनट पार्ट का चैप्टर है। लेकिन आप देखेंगे कि अगेन पिछले 6 साल में 4 सवाल पोलराइजेशन के हैं, अगर पर ईयर के हिसाब से बात करें। आजकल तो पेपर काफी ज्यादा होने लगे हैं, तो उसमें भी आपको आधे पेपरों में पोलराइजेशन का तो आधे में डिफ्रेक्शन का सवाल मिल जाएगा। यानी ये जो पोर्शन है ये वो पोर्शन है जिसमें जेई मेन वाले अपना टच दिखाने के लिए सवाल पूछते रहते, तो आपकी हेल्प करने के लिए रिलायबल की तरफ से इस तरह से अलग अलग फैकल्टी टाइम टू टाइम क्विज लेते रहते हैं। तो आपने देखा अलग अब तक जो 4 क्विज आए हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेमीकंडक्टर और थर्मोडायनेमिक्स का, इसी सीरीज में पांचों की आज शुद्धात्म जैन सर, एसडीए सर और मैं डीकेजे आपके लिए लेकर के आए हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से। आप देखेंगे कि जेई मेन के जो पोर्शन के सवाल हैं इनमें बहुत छोटे होते हैं और बहुत ही कम इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ध्यान इसलिए भी नहीं देते हैं क्योंकि जब उन्हें पढ़ाया जाता है तो इन पर स्ट्रेस ही नहीं दिलवाया जाता है, और आखिरी वक्त जब इन चैप्टर्स की बारी आती है तब तक या तो बच्चा घर जा चुका होता है या फिर जो है क्लास में आना उसने कम कर दिया हुआ होता है। तो इस कारण से इन टॉपिक में उसका टच छूट जाता है। तो इन टॉपिक में आपका टच बना रहे, इसके लिए हमारी तरफ से प्रयास है, और आज हम क्विज 5 लेकर के आए हैं इस सिलसिले में। इसके अलावा आज मैं आपको एक खबर भी दूं सुप्रीम कोर्ट वाली, आप सब लोग अवेयर होंगे उससे, कि जो जेई मेन के लिए लोगों ने पिटीशन डायल की थी कि जो जेई मेन का एग्जाम है वो आगे खिसक जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना है कि हमें अब कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा। कोरोना की वैक्सीन तो आएगी जिसे आएगी, लेकिन हाल फिलहाल हमें कोरोना के साथ ही जीना रहना होगा, जीना सीखना होगा। तो इसके लिए हमें एग्जाम को अब आगे पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब जो डेट पहले से प्री डिसाइडेड है वही डेट है, और आज से जेई मेन वालों ने जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज करना शुरू कर दिए हैं। तो ये आज की इंफॉर्मेशन उसके लिए थी, और ये क्विज के बारे में। तो क्विज में आपका आज बहुत ही छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के सवाल जो हैं वो आपसे पूछ जाएंगे। चूंकि हमने टॉपिक का नाम पहले से ही आपको डिस्प्ले कर दिया था, तो आप हल्का सा रिवाइज करके जरूर आए होंगे। बाकी क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको और भी इंफॉर्मेशन देते जाएंगे। क्वेश्चन के साथ उसका टाइम लिखा होगा, अधिकतर सवालों में 0.5 और 1 मिनट लिखा हुआ है, क्योंकि सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड है, तो आप क्वेश्चन पढ़ के तुरंत से जवाब दे सकते हैं। न्यूमेरिकल सवाल जो आएंगे आगे जाकर के 2-3, उनमें टाइम 1.5 मिनट 2 मिनट भी दिया हुआ है, तो जिस सवाल में जितना टाइम रिक्वायर्ड है उस हिसाब से उसमें टाइम दिया हुआ है, तो आप उस कॉपी पेन लेकर के बैठे और टाइम लिमिट के साथ उसको तैयारी करें। जब आप टाइम लिमिट के साथ देंगे ना, तो क्वेश्चन आपको परमानेंट मेमोरी में जाएगा और आपको ध्यान भी रहेगा, और आप सिर्फ देखते रहेंगे अगर, तो आप परसों कल तक भूल जाएंगे कि ऐसा कुछ सवाल भी आपने प्रैक्टिस किया था। तो शुरुआत करेंगे शुद्धात्म जैन सर, एसडीए सर पहले क्वेश्चन से। लेटेस्ट स्टार्ट एसडीए सर। गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, पीपीटी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा कि जो भी आप क्विज पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ट्राई करेंगे एटलीस्ट जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करा है उसको जितना हो सके उतनी जल्दी सॉल्व करना है। हाँ, लेकिन जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में ये नहीं करना कि अपन क्वेश्चन ही गलत कर दिया, वो बिल्कुल नहीं करना है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में जाते हैं, इजी क्वेश्चन दिखता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन दिखता है, उसको जल्दी करने के चक्कर में टाइम वेस्ट करते हैं और उस चक्कर में अपना क्या क्वेश्चन गलत करते हैं। तो ट्राई करें कि अगर क्वेश्चन 1 मिनट का है उसको ध्यान से पढ़ें, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज अपने माइंड में कैलकुलेट करें, फिर आंसर करें, और चाहे तो अपने आंसर को कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, हम क्विज स्टार्ट करते हैं, और टाइम का ध्यान रखें कितने टाइम है, टाइम नीचे मेंशन होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके लिए आपको 30 सेकेंड्स दीजिए।
आप लोगों को आंसर कमेंट भी करते जाना बच्चों साथ में। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का टाइम पूरा हो गया है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विच इज कोरेसिविटी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अगर कोई मटेरियल अपने पास, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, उसमें कोई रिमेनिंग मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है। सपोज करो कोई मैग्नेटिक मटेरियल अपने पास इस तरह से, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन लेफ्ट आउट है, कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन सपोज करो राइट हैंड साइड में लेफ्ट आउट। तो क्वेश्चन ने पूछा इसकी मैग्नेटाइजेशन को रिड्यूस करके जीरो करना है, इसका मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल खत्म हो जाए, ये मैग्नेट जो है मैग्नेट बचे ही नहीं। तो इसके लिए जो फील्ड अप्लाई करते हैं वो क्या बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो जो अगर तुमको अगर डायरेक्टली देख के समझ आ रहा होगा, अगर इसका मैग्नेटाइजेशन राइट डायरेक्शन में है तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो होती है एच, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। और जो मैग्नेटाइजेशन फील्ड एच की वैल्यू होती है, सच जो बी की वैल्यू है वो जीरो हो जाए, उसको अपन बोलते हैं कोरेसिविटी। कोरेसिविटी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन है, बिल्कुल नॉर्मल सा बेसिक सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये सबको याद होना चाहिए। इसका जो रिलेशन है कोरेसिविटी और रिटेंटिविटी का, ये आपका हिस्टैरिसीस कर्व में आता है। तो उसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है बच्चों आपको, और ये ग्राफ दिया हुआ है बी वर्सेस एच के बीच में, और क्वेश्चन पढ़ें आप और जवाब दें। 0.5 मिनट इस क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम। ओके, टाइम इज अप। और इस क्वेश्चन में ऑप्शन इस तरह से थे, जैसे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा, क्योंकि जनरली बच्चे क्या है कि एनर्जी लॉस ही ध्यान रख रहे होते हैं इसमें, लेकिन ऑप्शन में एनर्जी लॉस पर यूनिट एरिया, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको ध्यान रखना है कि बी एच ग्राफ जो है, ये बी और एच का जो ग्राफ है, ये एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आपने ग्राफ देखा भी होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है इस चैप्टर का ये। तो बी वर्सेज एच का जो ग्राफ है, इसमें क्या है कि जब अपन फ्रेश मटेरियल लेते हैं, तो फ्रेश मटेरियल लेने पर क्या होता है, फ्रेश मटेरियल लेने पर शुरू में तो इसका मैग्नेटाइजेशन जो है वो इस तरह से बढ़ रहा होता है। अब एक बार इसमें मैग्नेटाइजेशन हो गया, तो उसके बाद जब हम वापस से इसको डीमैग्नेटाइज करते हैं वापस से, तो ये इस तरह से कर्व फॉलो कर रहा होता है, ये वाला कर्व। और ये कर्व जो है वो एक साइकिल का है, यानी एक बार का। जैसे एसी के दौरान, ऑल्टरनेटिंग करंट के दौरान अगर आप जो है मैग्नेटिक मटेरियल का यूज कर रहे हैं, तो ये साइकिल 1 सेकंड में 50 बार बनेगी, क्योंकि वहां की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो इस ग्राफ का जो एरिया है वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर इसका सी था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड इसके लिए आपको 30 सेकंड दिए गए। ओके बच्चों, टाइम हो चुका है इसका, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन में काम करते हैं, अपन सारे ऑप्शंस को एक एक करके समझेंगे, फिर ऑप्शन डी देखेंगे क्यों सही है। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है, अबव क्यूरी टेम्परेचर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। पहली चीज मैं आपके लिए जो क्यूरियस टेम्परेचर के लिए आपको रिलेशन बताता हूँ ससेप्टिबिलिटी के लिए। तो ससेप्टिबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एंड जो ससेप्टिबिलिटी होती है 1/T-TC होती है, वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब एक चीज याद रखना कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। ससेप्टिबिलिटी वो होती है, ये जो बताती है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है, विथ हाउ मच इज द मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज। तो ससेप्टिबिलिटी जो है पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की ही सिर्फ टेम्परेचर डिपेंड करती है। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल उसकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो कहीं भी इस पे टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन, अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक, नहीं, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक, पैरा और फेरो कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता है, उस पर टेम्परेचर का डिपेंडेंस होता ही नहीं। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स एंटी फेरोमैग्नेटिक, बिल्कुल गलत है, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है टेम्परेचर का, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स फेरोमैग्नेटिक, नहीं, ये इसके लिए बता सकता हूँ, जो सी ऑप्शन है ना, ये होता है अपना पैरा के लिए। अगर जो फेरोमैग्नेट है
अगर तुमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करा, अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है। लेकिन याद रखना, डायमैग्नेटिक मटेरियल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरा में कन्वर्ट हो सकता है अगर उसका टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से इंक्रीज कर देते हैं तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। एंड डी, अ फ्रेगमेंट सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक, जो कि डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन अपना यही बता रहा है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है अबव क्यूरी टेम्परेचर पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप दोनों को, सबको, ये स्टूडेंट को ये पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के कंटिन्यू में है, आप इसे ट्राई करें। 0.5 मिनट इसका टाइम है। तो आंसर इसका ए। और अभी भी जैसा एसडीएस सर ने आपको बताया था कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान रखना, पैरा के लिए टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायमैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके लिए जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है वो टी माइनस टीसी के साथ है, जहां से टीसी क्यूरी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें अभी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बताना था, तो वहां से ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नेक्स्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और इसके लिए आपको 1 मिनट दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो टाइम एंड हो चुका है एंड इसका आंसर है सी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, इसके सॉल्यूशन को। इसमें तीनों मटेरियल पे बहुत अच्छे से डिस्कशन किया गया है। क्वेश्चन को बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन मार्क कर सकते हैं। तो ठीक है, वो ध्यान से देखें। सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन इन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल गलत ऑप्शन है। पहली चीज जो इसने पॉइंट बोला है, क्या पॉइंट है कि अगर तुमने कोई भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिया और बाहर अपन ने फील्ड अप्लाई करी, ये एक्सटर्नल फील्ड है, इसको अपन ने अप्लाई करा, तो पहली चीज ध्यान रखना, जो मटेरियल है पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है, ये वीकर पोर्शन ऑफ फील्ड, वीकर पोर्शन से स्ट्रॉन्गर पोर्शन की तरफ मूव करता है। और जो पहला ऑप्शन है क्या है, पैरामीटर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन वेरिएबल मैग्नेट, बिल्कुल गलत। क्यों है? ये जो प्रॉपर्टी है ना, जो वीकर की तरफ जाते हैं, ये होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो जो पहला ऑप्शन है, अगर डायमैग्नेटिक वहां लिखा होता तो डायमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं वो वीकर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो पहला ऑप्शन पैरामैग्नेटिक की वजह से गलत हुआ। सेकंड ऑप्शन में चलते हैं बच्चों। डायमैग्नेटिक मटेरियल हैव एटॉमिक डाइपोल ग्रुप टुगेदर, ये भी बिल्कुल गलत है। अब ये जो ग्रुपिंग की बात कर रहा है, ये जो ग्रुपिंग की बात है, ये एक्चुअल में फेरो के लिए ट्रू होती है। जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनमें जो भी, अगर उसकी तुम्हें, अगर सबको याद हो, फेरोमैग्नेटिक सबको पता ही होगा ये, कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वहां पे स्पेशली एक वर्ड यूज होता है, डोमेन कंसेप्ट। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कंसेप्ट आता है वो होता है डोमेन कंसेप्ट। इसमें जो मटेरियल है उसमें जो डोमेन्स फॉर्म होते हैं, और सारी डोमेन्स में जो डाइपोल्स होते हैं वो एक फिक्स डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डाइपोल्स हैं, ये सारे एरोज
एक ग्रुप हो चुके हैं। तो ये जो ग्रुपिंग फॉर्मेशन हो रहा है ये फेरो में होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल में नहीं होता है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो फेरो के लिए ट्रू होता था, लेकिन डायमैग्नेटिक वजह से गलत हुआ। सी ऑप्शन, परमेबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब परमेबिलिटी का फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ। परमेबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस जाई एम। जाई एम इज योर ससेप्टिबिलिटी। अगर ये आइडिया हो तो जो ससेप्टिबिलिटी जाई एम होती है, ये अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ससेप्टिबिलिटी जो है डिक्रीज होती है। डी के ने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था, वो ग्राफ जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हुई। तो अगर ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे देख सकते हैं म्यू बी जो कि परमेबिलिटी वो भी डिक्रीज होगी। तो विच इज ऑप्शन सी विच इज करेक्ट। एक बार डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। द पैरामैग्नेटिक मटेरियल गेट अपोजिटली मैग्नेटाइज्ड एंड प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन को देख सकते हैं पहले से ही। अगर अपन ने एक्सटर्नल फील्ड में पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखा है तो जो इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन है ना वो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में ही इंड्यूस होता है। जो भी इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन एम इंड्यूस होगा वो इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है। तो फिर अपोजिट में किसमें होता है? ये भी अपना अपना अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना उनमें एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है। तो ध्यान रखना क्या है, डी ऑप्शन के रिलेटेड बताऊंगा मैं सिर्फ। जो एक्सटर्नल फील्ड है उसी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस होता है पैरा और फेरो में, और डाया में उसके अपोजिट होता है। तो ये क्वेश्चन है कि थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तीनों सब्सटेंस की थ्योरी है डाया, पैरा एंड फेरो अच्छे से कवर करता है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो टाइम इज अप, आंसर इज बी। और क्वेश्चन में आपने देख लिया होगा कि आज हम आपको ससेप्टिबिलिटी का पैरामैग्नेटिक के साथ जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है वो तो सिखा के ही जाएंगे। तो क्वेश्चन में आप फिर से देख सकते हैं कि ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी x इंटू टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो ग्राफ जो है इसका वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। तो इसका ग्राफ जो बन गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो काफी पॉपुलर है ये टेम्परेचर वाला जो क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा बार दिया हुआ है आपकी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है एंड इसके लिए आपको 60 सेकेंड प्रोवाइड करे जा रहे हैं। ये थोड़ा सा अर्थ मैग्नेटिज्म रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके बच्चों, टाइम एंड हो चुका है और इसका आंसर है बी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं वापस से। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3 टाइम्स द मैग्नेट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप? अब थोड़ा सा अपन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एंगल ऑफ डिप पे भी चल लेते हैं। एंगल ऑफ डिप होता क्या है? बहुत से स्टूडेंट एंगल ऑफ डिप में कंफ्यूज होते हैं, तो एक बहुत इजीली समझ लेते हैं। वो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सपोज करो ये कोई प्लेस है अर्थ पे। सपोज करो, मान लो आप सब कोटा में ही थे, अभी कोटा में अपन खड़े। अब जो कोटा में मान लो एक पर्सन खड़ा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल सा एंगल बनाती है।
सपोज करो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये अर्थ के अंदर भी हो सकती है, अर्थ के बाहर भी हो सकती है, इससे अपने को इफेक्ट नहीं। लेकिन जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस से एंगल बनाती है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। तो यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना होगा बच्चों, बी कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। ये बी हॉरिजॉन्टल एंड बी वर्टिकल। अब यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन में, कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फील्ड है वो √3 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तब यहाँ पर बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3 बी कॉस थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ गई √3, एंड इससे अपना आंसर आता है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो अपना एंगल ऑफ डिप यहाँ से आता है 60। एक जब छोटी सी इस क्वेश्चन में तो आपको क्या ध्यान रखनी है, जो एंगल ऑफ डिप होता है वो क्या होता है, एंगल मेड बाय नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ विथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। आप पढ़ें इसको, टाइम लिखा हुआ है सामने 1 मिनट। ओके, सो आंसर इज बी। और जो पिछला क्वेश्चन था उसी का एक्सटेंशन है ये। और अभी जो आपने पिछला क्वेश्चन देखा था, जिसमें आपने इसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहा था, और इसे ये ऊपर वाला बी एच और नीचे वाला बी वर्टिकल, और इन दोनों का मिलाकर के जो रिजल्टेंट है उसे बी नेट कहा था। और ये जो एंगल फाई बना है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये अबोव द हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ये बिलो द हॉरिजॉन्टल हो सकता है, डिपेंड करेगा अर्थ की अलग अलग पोजीशन के लिए। तो टेन फाई की वैल्यू यहाँ से लिखेगा अपन, तो टेन फाई बराबर कितना हो गया, यहाँ से इस बी वर्टिकल को पैरेलली शिफ्ट कर दो इधर, तो बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल, तो ये हो गया टेन फाई का वैल्यू। अब क्वेश्चन में भी देखो, मैं लैंग्वेज में ऐसा बताया हुआ है कि एंगल ऑफ डिप दो अलग अलग जगह का जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। और आप आखिरी लाइन पढ़े अगर इस क्वेश्चन की, तो इसमें लिखा हुआ है इफ वर्टिकल कंपोनेंट एट द टू प्लेसेस आर सेम, तो बी वर्टिकल दो जगह का सेम है, तो बी एच बदलेगा तो इसका मतलब फाई बदल रहा होगा। तो यहां से अपन ऐसा लिख सकते हैं कि बी वर्टिकल इक्वल टू बी एच इंटू टेन फाई बराबर, दूसरी जगह का बी एच बदला तो वहां का टेन फाई बदल जाएगा, तो टेन फाई डैश, तो इन दोनों वैल्यू को बराबर कर दें। तो अगर अपने को बी एच अपॉन बी एच डैश का रेशो निकालना है, यहाँ से बी एच अपॉन बी एच डैश का रेशो निकालना है, तो किसके बराबर हो जाएगा, टेन फाई डैश अपॉन टेन फाई। अब टेन फाई डैश की वैल्यू डाल दो इसमें आप, फाई डैश की वैल्यू जो बाद वाला एंगल है वो 45 डिग्री है, और पहले वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो इसमें यहाँ से टेन 45 हो गया 1, और टेन 30 जो है वो हो गया कितना, 1/√3, तो रेशो आ गया √3। इस क्वेश्चन में रेशो ऊपर या नीचे अलग लेने का फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि 1/√3 ऑप्शन में नहीं था, तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो और बी एच डैश अपॉन बी एच निकाला हो तो भी आप उसको चेंज करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो ये रेशो था, और आंसर हो गया इसका कौन सा, √3, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एंड इसके लिए अगेन आपको 1 मिनट अलॉटेड है।
ओके बच्चों, टाइम एंड हो चुका है इस क्वेश्चन के लिए और आंसर है बी। अब आंसर बी है, मतलब कि मैग्नेटिक पोल। अब एक चीज इस क्वेश्चन में मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थ्योरेटिकल है, एक तरह से जीके क्विज टाइप, बिल्कुल बेसिक जीके बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपका आंसर याद है तो बहुत इजीली आप मैक्सिमम 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और इन टाइप क्वेश्चन में अपना टाइम बचा सकते हैं। और याद रखना, हर साल जेईई मेंस में इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ टाइम इजीली सेव हो सकता है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज ऑलवेज हैज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेप्ट, मतलब अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था बी कॉस थीटा, वो कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके लिए काम करते हैं, पहले एक बार अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं, रफली ड्रॉ करते हैं ताकि उससे विजुलाइज कर। तो सपोज कर अपनी अर्थ है एंड इसके अंदर अपन एक इमेजिनरी बार मैग्नेट मान लेते हैं, इमेजिनरी बार मैग्नेट माना है। अब इसकी अगर मैं फील्ड लाइन ड्रॉ करूं, देखें कुछ फील्ड लाइंस की इस तरह से होंगी। आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर कोई पर्सन, पहली चीज क्या बताई थी मैंने इसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, कि जो मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिप क्या होता है, एंगल मेड बाय नेट मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे पूछा उसने कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, जहाँ पे सिर्फ वर्टिकल होता है। तो अगर पोल पे अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, कोई पर्सन अगर पोल पे स्टैंड कर रहा है तो उसको क्या फील होगा, उसको ये फील होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं वो डायरेक्टली अर्थ के अंदर एंटर कर रही है। अगर इसको थोड़ा सा अलग से ऑब्जर्व करें, अगर कोई पर्सन है ये पोल पे खड़ा है, मैग्नेटिक पोल ऑब्वियसली, तो अगर मैग्नेटिक पोल पे खड़ा है तो उसको क्या फील होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यहाँ से आई ऊपर से और अर्थ के अंदर वर्टिकली अगर एंटर कर गई। तो अगर फील्ड यहाँ पे अर्थ की पूरी वर्टिकल है, दिस इज अ नेट मैग्नेटिक फील्ड, नॉट वर्टिकल। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंगल ऑफ डिप जो है वो हो गया 90 डिग्री। अगर एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री हो गया है तो यहाँ पे अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है और जो नेट फील्ड है वो ही वर्टिकल के इक्वल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये सामने आता है कि जो पोल्स होते हैं वहां पे फील्ड एक बार यहाँ से एग्जिट कर रही और यहाँ पे एंटर कर रही है अर्थ के अंदर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, नॉर्थ और साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पे अपने एंगल ऑफ डिप जो होता है 90 होता है, इसलिए यहाँ पे फील्ड जो है वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अगेन छोटा सा क्वेश्चन है और जल्दी से आंसर दे सकते हैं इसका। ओके, सो आंसर वाज है एंड क्वेश्चन जो था वो था कि एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर। तो जैसा भी आपको बताया था एसडीए सर ने, उसी का कंटिन्यू पार्ट है। अगर अपन जो है यहाँ पर अर्थ में मैग्नेट को दिखाएं, अगर ऐसे अर्थ में जो मैग्नेट है उसको दिखाएं, लगभग 17 डिग्री एंगल है वैसे तो, लेकिन अर्थ को बार मैग्नेट की तरह से अगर अपन रिप्रेजेंट करें और इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दिखाएं, तो जैसा आप जानते होंगे कि इधर की तरफ अर्थ का ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है, इधर की तरफ अर्थ का फिर मैग्नेटिक साउथ है, और ऐसे ही ये मैग्नेटिक नॉर्थ है इधर की तरफ। ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनाएंगे आप इसकी, तो इस तरह से बन रही होगी। अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ की टेंजेंट ऐसे है और यहाँ का हॉरिजॉन्टल पार्ट ऐसे है, तो इस जगह एंगल 90 डिग्री था जो आपके पिछले क्वेश्चन में था। फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ की टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है वो लगातार बदलता जाएगा और इक्वेटर वाली पोजीशन वो आएगी जहां पर जो टेंजेंट है वो इसी हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो जाएगी। अब चूंकि हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो गई यानी इसी के अलॉन्ग हो गया, तो सारा मैग्नेटिक फील्ड बीएच वाली डायरेक्शन में ही है, सारा मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाई की वैल्यू है, एंगल ऑफ डिप है, उसकी वैल्यू 0 हो गई। कहां पर? इक्वेटर वाली पोजीशन पर। तो पोल पर 90 डिग्री और इक्वेटर वाली पोजीशन पर
वैल्यू जो है वो 0 डिग्री। छोटा सवाल था, और इस तरह के सवाल आपका टाइम सेव कर देते हैं, तो आप उस टाइम को किसी और क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाँ सर, देखिए सर, आप कंटिन्यू करिए। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तब तक मैं आपको आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 एंड इसके लिए आपको अगेन 1 मिनट प्रोवाइड करेगा। बच्चों टाइम हो चुका है एंड इसका आंसर है सी। अगेन जैसे डीके सर बताए थे कि हम आपको जो है पैरामैग्नेटिक फेरो एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल बिल्कुल अच्छे से सिखा के जाएंगे, ये तो हमने सोच रखा है। तो इसी रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारे पास वापस आया था। क्वेश्चन एक पढ़ लेते हैं वापस से। X1 and X2 are susceptibility of a diamagnetic substance temperature T1 Kelvin and T2 Kelvin respectively. Again जैसे डीके सर मैंने पहले डिस्कस कर रखे हैं आपसे कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, यानी कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उन पे जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता ही नहीं है। तो अगर टेम्परेचर का इफेक्ट होता ही नहीं है तो अगर टेम्परेचर T1 है तब भी ससेप्टिबिलिटी जो होगी, मान लीजिए X1 गिवन है और T2 पे X2 है, तो अगर टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी नहीं है तो ससेप्टिबिलिटी कभी चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब जो X1 इक्वल टू X2 होगा बिकॉज ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन था अपने पास। तो ठीक है, इजी क्वेश्चन है, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है आपके, लगभग 1.5 मिनट का टाइम है इसमें। ओके बच्चों, टाइम इज अप और आंसर है बी। और क्वेश्चन अगेन आसान सवाल था। तो एक बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट यानी इस तरह से, और इसका पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ प्लस एम है और नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ माइनस एम है, और इसकी मैग्नेटिक लेंथ अगर एल के बराबर है, तो अगर आंसर्स के बाद ये मैं बताना जा रहा हूँ, जब तक स्क्रीन आती सामने, तो मैं पिछले सवाल में बताना चाहता था आपको कि अर्थ की अलग अलग पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होता ना, इसका कबूतर यूज कर रहे होते हैं। हर जगह का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू और हॉरिजॉन्टल के साथ उसका जो एंगल है वो अलग अलग है, इस बात का कबूतर यूज करते हैं। तो पुराने समय पे एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए कबूतर का यूज किया जाता है। यानी क्या करते थे कि जैसे किसी जगह पे जा रहे हैं, जैसे राजा लड़ने जा रहा है, तो साथ में अपने कबूतर ले गया। तो क्या है कि जहां कबूतर रहता था पहले, वो एड्रेस तो उसको पता होता था कि भी मैं यहाँ रहता हूँ, तो वो मैग्नेटिक कोऑर्डिनेट समझता है। तो आप उसकी आंखें बंद करके भी ले जाओगे ना अगर कबूतर को, तो आंखें बंद करके कितना ही दूर ले जाओ, समुद्र पार करके ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, और वो उड़कर वापस उसी पोजीशन पर आ पाएगा, क्योंकि वो
मैग्नेटिक फील्ड के कोऑर्डिनेट्स का यूज कर रहा होता है। और आपने इस पे मूवी भी देखी हो, द कोर करके एक मूवी आई थी काफी समय पहले, 2001 के भी पहले आई थी शायद। तो उसमें इसी बात पे यूज है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक कोर है वो घूमना स्लो हो गया, और स्लो होने के कारण अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होने लग गया। पहले शुरू में कबूतर गिर के नीचे गिरने लगे, मरने लगे, तो स्टडी किया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो पता लगा कि अर्थ की जो कोर है वो स्लो हो गई है रोटेट होना। रोटेट होने का जो रेट है उसका वो स्लो हो गया है, तो उसको वापिस से नॉर्मल स्पीड पे किस तरह से लेकर के आते हैं, उसी पर मूवी बनी हुई थी द कोर। अगर आपने देखी हो द कोर, या अभी कॉलेज में जाने के बाद आपको दिन भर ही काम रहेगा मूवी देखने का, तब आप देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन सामने आने वाला होगा आपके सामने। अभी तो पिछले का आंसर डिस्प्ले हो रहा है आपके पास। तो हाँ, अगला क्वेश्चन, ये पिछला क्वेश्चन नहीं आया ऋषभ सर, 12 नहीं आया, सीधा 13 आ गया। यस, तो ये 12 क्वेश्चन था, तो आपने अटेम्प्ट कर लिया सब लोगों ने, इसका टाइम तो आ गया था आपके सामने। अब स्क्रीन पर मेरे को दिखा दीजिए ऋषभ सर। अगर स्क्रीन पर मैं विजिबल हूँ, दिख रहा हूँ, तो मैं सवाल कर दूं। शुद्धात्मा सर, मैं दिख रहा हूँ स्क्रीन पर आपको? चलो मैं बोल ही देता हूँ फिर, है ना, बोलने से ही सुनाई दे रहा होगा। तो ये जो है अपने सामने बार मैग्नेट है, और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ है, और मैग्नेटिक लेंथ एल एम। ये रोड के फॉर्म में है, देखो अब मैं दिखा आपको। और अब इसको क्या अपन ने मोड़ करके और 1/4 पोर्शन दिखा दिया इस तरह से, 1/4 पोर्शन में कन्वर्ट कर दिया। लैंग्वेज देखे, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कुलर आर्क, 1/4 पार्ट में इस तरह से अपन इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब जैसे इसकी रेडियस आर है और रेडियस आर है, तो इसकी जो लेंथ बनेगी ये वाली, ये लेंथ किसके बराबर बनेगी, तो इसकी लेंथ बन जाएगी ये वाली, पाई आर तो पूरा होता है ना, तो 2 पाई आर पूरा होगा, 2 पाई आर तो एक सर्कल का पूरा पार्ट होता है, बाई 4, इसका मतलब कितना बना, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2 ये बना, है ना। और ये किसके बराबर है, इससे बनाया अपन ने, और इसकी लेंथ अगर मान लो एल के बराबर है, तो इसको अपन एल के बराबर कर दें, तो यहां से आर की जो वैल्यू है वो आ गई अपने पास 2l अपॉन पाई। आर की जो वैल्यू है वो 2l अपॉन पाई आती। अब इफेक्टिव सेपरेशन देखना आप इसमें, ये माइनस एम है और ये प्लस एम है, तो इन दोनों के बीच का जो इफेक्टिव सेपरेशन है ये वाला, ये किसके बराबर बना, √2r के। तो अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m1 लिखना चाहें अगर अपन, तो m1 को कैसे लिखेंगे, पोल स्ट्रेंथ और उसके बीच की सेपरेशन, दैट इज √2r, और फिर r की वैल्यू डाल दें यहाँ से, तो r की वैल्यू डाल दी, तो यह डाल दिया कितना, 2l अपॉन पाई। तो इसमें से अब ये वाला जो m है और जो l है, m इंटू एल, उसको अपन कैपिटल M लिख सकते हैं। तो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बच गया अपने पास, तो क्या बच गया, 2√2 अपॉन पाई और इंटू कैपिटल M, ये m1 की वैल्यू आ गई। तो ये वाला क्वेश्चन था, आंसर अपन ने इसका निकाल दिया बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसके पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने, उसके पहले एक दो लाइन में वापस रिवाइज करा देता हूँ। आ गया क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 और इसके लिए 1.5 मिनट है। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए,
अब ऑप्शन ए है, इसको एक बार क्वेश्चन को अपन देखते हैं किस तरह सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। The midpoint of two small magnetic dipoles of length d is in end-on position at separated at distance x. End-on मतलब होता है axial position. The force between them is proportional to x to the power minus n and find the value of n. इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर सपोज कि एक डायपोल है m मैग्नेटिक मोमेंट एंड दूसरा डायपोल है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी m है। अब दो डायपोल्स में मैग्नेटिक मोमेंट m एंड दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो x अज्यूम कर लेते हैं अभी के। अब इस टाइप क्वेश्चन में जहाँ दो डायपोल्स के बीच में फोर्स फाइंड करनी होती है, ये क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछा जाता है, जहाँ दो इलेक्ट्रिक डायपोल्स के बीच में फोर्स फाइंड कर सकते हैं, एंड मैग्नेटिज्म में भी दो मैग्नेटिक डायपोल्स के बीच में, दो बार मैग्नेट के बीच में फोर्स फाइंड करना कर सकता है। तो यहाँ पे जो अपन फोर्स का फॉर्मूला यूज करना पसंद करेंगे वो होता है माइनस du/dr। ये फॉर्मूला सबको पता ही होता है, जनरली ये वर्क फाइनेंस चैप्टर में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस होता है। तो फोर्स इज माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस m.b। अब m क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, b फील्ड की वैल्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बार मैग्नेट m है, इसकी वजह से x डिस्टेंस पे, जो कि एक्सियल पोजीशन, तो वहां पे फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इसको लिख देते हैं m और b। और जो फील्ड होती है यहाँ पर इसी डायरेक्शन में होती है। तो एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, b और m में जो एंगल है वो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, mb cos 0। m तो एज इट इज रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड और एक्सियल पोजीशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय एक्स क्यूब, और cos 0 की वैल्यू 1 रख देते हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस म्यू नॉट m स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू 1 बाय एक्स क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो काम करते हैं ना, इस पूरे को कांस्टेंट मान लो, इतना बड़ा लेके चलने का फायदा नहीं है। माइनस के बाय एक्स क्यूब। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगा माइनस 3 के बाय एक्स टू द पावर 4। तो फोर्स यहाँ से जो प्रोपोर्शनल आ रही है वो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 विच इज एक्स टू द पावर माइनस 4। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 4 की। अब देखिए इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, पहली चीज जो फोर्स अपन ने फाइंड करी वो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं था यहाँ पे। फोर्स का जैसे क्या क्या फॉर्मूला हमने पास, फोर्स के फॉर्मूला F इक्वल्स टू m जो 11 में पढ़ते हैं। फोर्स का जो फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है वो था QE। इसी तरह से फोर्स फाइंड करने का थर्ड इनडायरेक्ट फॉर्मूला बोलूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बहुत रेयरली यूज करते हैं अपन। तो याद रखना ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और इसी की हेल्प से अपन फोर्स ना बार मैग्नेट फाइंड कर सकते हैं विच इज प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर माइनस 4। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 और 1.5 मिनट है आपके पास करने के लिए। टोटल 16 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है आपके सामने, इसके बाद 2 क्वेश्चन और है। ओके, सो आंसर इज डी। और क्वेश्चन में दिया हुआ है बार मैग्नेट ऑसिलेट इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसा आपने उसमें देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां जैसे आपने टो बराबर P क्रॉस E फॉर्मूला देखा होगा, उसी करस्पॉन्डिंग यहाँ P का नाम बदल करके हो जाता है M और
ई का नाम बदल के क्या हो जाता है बी। तो टो का जो फॉर्मूला बना है यहाँ पर तो क्या बनता है, टो बराबर एम क्रॉस बी, या टो वेक्टर हटा देगा तो ये बन जाएगा एम बी साइन थीटा, है ना, ये फॉर्मूला हो गया। और टो का जो ये फॉर्मूला है इसको अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, टो बराबर क्या, आई अल्फा। तो इसमें अगर थीटा स्मॉल हो तो फिर ये ऐसे चेंज करने लग जाएगा, और एम बी इंटू साइन थीटा में साइन थीटा को थीटा लिख देंगे, और ये बन गया अपने पास आई अल्फा। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, अल्फा बराबर हो गया अपने पास एम बी अपॉन आई और इंटू थीटा। इसको कंपेयर करें तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई अपने पास अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई, और टाइम पीरियड की वैल्यू भी 2 पाई बाय ओमेगा यानी 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। वहां पर ये बनता है 2 पाई अंडर रूट पी आई अपॉन पी साइन थीटा से, यहाँ बन गया आई अपॉन एम बी, है ना। तो ध्यान रखना है फॉर्मूला, और ध्यान भी नहीं रहे तो टो का तो फॉर्मूला आपको याद रहता ही है, उसकी मदद से आप हमेशा लिख सकते हैं। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कैपिटल एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, और जो बी है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने क्वेश्चन में क्या चेंज किया है, नए केस में हमने क्या चेंज किया है कि नाउ पीस ऑफ वुड, अब वुड का पीस रखा है, अब वुड के पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो होगा नहीं, लेकिन उसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो नए केस में अगर अपन टाइम पीरियड की बात करें तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा तो आई की जगह i1 प्लस i2 कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। तो किसी केस में एम बदलेगा तो एम की जगह एम नेट रख देंगे, लेकिन यहाँ तो हमने वुड का पीस रखा है इसलिए एम में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। और उसके अलावा बी की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें अगर अपन, तो बी भी बदला नहीं है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उतना ही रखा है। तो चेंज कहां पर हुआ है, केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। ये इस सवाल में क्योंकि वुड का पीस रखा है, मान लो वुड के पीस की जगह अनदर आइडेंटिकल बार मैग्नेट रख देते तो फिर एम बदल जाता, साथ में बार मैग्नेट डिफरेंट वाली रख देते तो यहाँ एम नेट की जगह सेम ओरिएंटेशन में है तो m1 प्लस m2, अपोजिट ओरिएंटेशन में है तो m1 माइनस m2 आ जाता। तो क्या चीज में चेंज किया है उसके हिसाब से टाइम पीरियड में बदलाव आता। तो अभी जो है हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बदलाव किया है केवल क्योंकि हमने वुड का पीस रखा है इस कारण से। तो अब नए केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नेट की बात करें अगर अपन आई वन प्लस आई टू तो आइडेंटिकल है, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू है उसे 2i बोल सकते हैं। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि मास जो है वो एम आर स्क्वायर था, इसका एम एल स्क्वायर बाई 12 अबाउट सेंटर ऑफ मास रोटेट कर रहा है। ये वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर में इसका यूज करते हैं, जिसे आपको जानकारी होगी ही। और आई टू की वैल्यू आई लिखे तो आई वन आई टू दोनों मिलाकर 2i हो गया। तो नए केस का जो टाइम पीरियड है टी डैश वो किसके बराबर हो गया, 2 पाई अंडर रूट 2i अपॉन बी। यहाँ से जो 2 है ये वाला वो एक्स्ट्रा बाहर आ गया, और एक्स्ट्रा बाहर आया तो इसका मतलब रूट के बाहर निकलेगा तो रूट 2 बन गया, और बाकी बची हुई जो वैल्यू है वो बन गई 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। एम यहाँ साथ में चल रहा है एम बी, तो ये वाली वैल्यू है टी, तो इसका नाम डाल दिया अपन ने क्या, टी। तो टी डैश की वैल्यू आ गई रूट 2 टी, और रूट 2 टी के हिसाब से आंसर क्या हो गया इसका, डी। तो ध्यान रखना फॉर्मूला छोटा सा है, और 2-3 बार इसका सवाल आया हुआ है। एक बार ऐसा भी सवाल आया था कि उन्होंने इसको यहाँ से कट कर दिया बीच में से, तो बीच में से कट करने पर क्या होगा, होल स्ट्रेंथ आधा रह जाएगा इसका। तो ये दोनों मतलब आधा पार्ट कट करके आधा पार्ट हटा दिया तो होल स्ट्रेंथ आधा रह जाएगा इसका, केवल ये वाला पोर्शन बचा रह जाएगा। तो जिसका सवाल 2 बार कम से कम आ चुका है पिछले 12 साल में 11 साल में, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 एंड इसके लिए आपको अगेन टाइम गिवन है वो नीचे लिखा हुआ है विच इज 1.5 मिनट।
ओके बच्चों, टाइम एंड हो चुका है एंड इसका आंसर है बी। अब क्वेश्चन को पहले एक बार समझते हैं कि इसको रिलेट किस तरह से करना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द मैग्नेटिक इक्वेटर इज 5 यूनिट्स। देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक लैटिट्यूड ऑफ 37 डिग्री इक्वल। पहली चीज को मैं कंपेयर करना सिखाता हूँ एक मैग्नेटिक डायपोल से कैसे कंपेयर करें। तो अगर ये मैग्नेटिक डायपोल है, जैसे सबको पता है अर्थ जो है एक डायपोल की तरह ही बिहेव करती है एंड इसके अंदर इमेजिनरी एक मैग्नेट बना रहता है। तो अर्थ के अंदर सपोज करिए बाहर मैग्नेट था, अगेन अर्थ को नहीं पता कि इजीली फील होती है। तो इसमें क्या गिवन है कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन में फील्ड जो है वो 5 यूनिट्स के इक्वल है। तो पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इक्वेटर इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक लैटिट्यूड 37 डिग्री। तो पूछा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 37 डिग्री पे कितनी होगी। अब इसका फॉर्मूला सबको ही पता होता है, फील्ड एट एनी जनरल पोजीशन यहाँ पर। अब इसका फॉर्मूला अपन बोरो करेंगे डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैट से। इलेक्ट्रोस्टैट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था एट एनी जनरल पोजीशन, वो होता था Kp बाय आर क्यू रूट 1+3 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आता था इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिज्म में, वो हो जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई m अपॉन आर क्यूब रूट ओवर ऑफ 1+3 cos स्क्वायर थीटा। अब उसने इक्वेटोरियल पोजीशन में फील्ड बता रखी है विच इज 5 यूनिट। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई m अपॉन आर क्यूब, और इसकी वैल्यू 5 गिवन है। और अपने को पूछा है 37 डिग्री यानी कि पॉइंट पी पे फील्ड कितनी होगी। तो डायरेक्टली जनरल पोजीशन का फॉर्मूला यूज करा अपन ने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय आर क्यूब रूट 1+3 cos। तो देख सकते हैं यहाँ से म्यू नॉट m 4 पाई बाय आर क्यूब की वैल्यू इसकी 5 गिवन है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं 5 रूट में 1+3 cos स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू 37 है और यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है रूट 52 यूनिट के ऊपर आता है। तो इसमें ऐसा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। जो इम्पोर्टेंट चीज है इसको रिलेट करना इलेक्ट्रोस्टैट्स को मैग्नेटिज्म से। देख सकते हैं फॉर्मूला दिखने में सिमिलर है, बस के को यहाँ रिप्लेस करता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, पी को m, बाकी टर्म्स तो सेम रहती है। तो अगर दोनों चैप्टर को रिलेट कर पाएंगे तो एक साथ 2 चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंफॉर्मेशन बेस्ड है इसलिए 1 मिनट। ओके, सो आंसर आ गया है इसके सामने और अपन से पूछा है द कोरोसिविटी एंड रिटेनिविटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट और उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो पहली बात तो नेचुरल मैग्नेट हमें बहुत ही कम मिलते हैं, इस कारण से हमें मैग्नेट की जरूरत होती है। और मैग्नेट की जरूरत जब होती है उसमें परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट दोनों की अलग अलग जगह रिक्वायरमेंट, जैसे स्पीकर वगैरह में हम परमानेंट मैग्नेट का यूज कर रहे होते हैं। और परमानेंट मैग्नेट का यूज करने के दौरान हम चाहते हैं कि हमें इस बात का डर ना लगे कि कहीं उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म ना हो जाए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों खत्म हो जानी है, जैसा भी आपने कर्व देखा कुछ सवालों में, 2-3 सवालों में, और वैसे भी देखा हुआ होगा आपने कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है तो उस दौरान जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H बराबर जो Ni होता है, इस H वाले पर भी काफी सवाल आते रहते हैं। H बराबर Ni इसका फॉर्मूला है। तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को जब 0 कर देते हैं उसके बाद भी जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड रेजिडुअल रह जाता है उसे अपन रिटेनिविटी कहते हैं। इस डिस्टेंस को आप OB नाम दे सकते हो।
ओडी नाम दे सकते हो, तो ओडी नाम दे दिया मैंने इसको। इसे कहते हैं अपन रिटेनिविटी। रिटेनिविटी यानी अभी भी उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड रेजिड्यूल है, जो बचा हुआ है, वो टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो बनी है वो खत्म हो जाए। जो इस लोहे में, सॉफ्ट आयरन में, स्टील में, इनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बनी है वो खत्म हो जाए, तो अपोजिट डायरेक्शन में कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, तो वो जो लेंथ है ओसी, उसे हम कोरेसिविटी कहते हैं। तो रिटेनिविटी शब्द क्या है? हर वक्त तो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा के रख नहीं सकते। ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है H बराबर NI, वो करंट वाली व्यवस्था तो हर वक्त रख नहीं सकते हैं अपन। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो बची हुई हैं, जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करके उसने रखी हुई है, उसे हम रिटेनिविटी कहते हैं, यानी ओडी पोर्शन कहते हैं। और ओसी जो है वो डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसा डर? कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में अगर आ गया और इतना आ गया, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही खत्म हो जाएगी और स्पीकर से जो आपको भी आवाज आ रही है वो आवाज आनी ही बंद हो जाएगी। तो अब हमें जानना चाहते हैं कि अगर हमें टेम्पररी मैग्नेट बनाना है और परमानेंट मैग्नेट बनाना है, तो उसके लिए हम किस तरह का मटेरियल, किस तरह की रिटेनिविटी और कोरेसिविटी चाहेंगे। परमानेंट मैग्नेट के लिए और बताऊं मैं आपको साथ में, परमानेंट मैग्नेट के लिए बताया, ये टेम्पररी मैग्नेट के लिए बताऊं। टेम्पररी मैग्नेट की जरूरत कहां पर होती है? जैसे कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, यहाँ पर कोयला आता है, कोयले की ट्रेन आती है, लगभग 2 ट्रेन 3 ट्रेन रोज आती है। तो उस ट्रेन से कोयला खाली करना है और फिर ट्रेन आगे चली जाएगी, मतलब वो डिब्बा आगे चला जाएगा, फिर अगला डिब्बा आएगा। मजदूरों से खाली करवाएंगे तो टाइम लगेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर मैग्नेट रखेंगे अपन, टेम्पररी मैग्नेट, तो उसकी मदद से डिब्बा उल्टा किया, कोयला खाली कराया, फिर डिब्बा सीधा किया, पर डिब्बे को जब आगे खिसकाना है तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेट उसको खींचे ना। तो हम चाहेंगे कि लाइट का बटन बंद करें और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, यानी टेम्पररी मैग्नेट जैसी सिचुएशन चाहेंगे अपन। तो जहां टेम्पररी मैग्नेट जैसी सिचुएशन चाहते हैं कि लाइट बंद बटन बंद, तो इसका मतलब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी खत्म, वहां हम टेम्पररी मैग्नेट की जरूरत पड़ती है। और जहां लाइट बंद तो भी हमें डर ना लगे, वहां पर हमें परमानेंट मैग्नेट की जरूरत पड़ रही होती है। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए हमारी इच्छा क्या है? देखो, दो तरह के सवाल है, एक तो इच्छा क्या है और एक अवेलेबिलिटी क्या है। तो पहली बात, इच्छा क्या है? तो परमानेंट मैग्नेट यानी जो स्पीकर वगैरह में हम यूज कर रहे होते हैं, वहां हम चाहेंगे कि रिटेनिविटी भी ज्यादा हो और कोरेसिविटी भी ज्यादा हो। परमानेंट मैग्नेट के लिए दोनों चीजें हम ज्यादा चाहेंगे, यानी अगर रिटेनिविटी ज्यादा होगी तो छोटे पीस में ही ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट आ पाएगा, और कोरोसिविटी ज्यादा होगी तो हमें कभी डर नहीं लगेगा कि कहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म ना हो जाए। और टेम्पररी मैग्नेट में हम क्या चाहेंगे कि बटन बंद तो करंट की, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो खत्म, यानी हम उसका रिटेनिविटी भी लो चाहेंगे, और चूंकि रिटेनिविटी 0 तो नहीं है इसलिए उसको खत्म करना चाहते हैं अगर अपन, तो उसके लिए अपोजिट डायरेक्शन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कम चाहते हैं, यानी कोरोसिविटी भी कम चाहेंगे। तो क्या आंसर है? परमानेंट मैग्नेट के लिए हाई रिटेनिविटी, हाई कोरोसिविटी। टेम्पररी मैग्नेट के लिए लो कोरोसिविटी और लो रिटेनिविटी। लेकिन अब ये तो मैंने बताया आपकी इच्छा क्या है। जैसे आपकी इच्छा है कि मैं पढ़ूं भी कम से कम, मार्क्स भी ज्यादा से ज्यादा आ जाए, ये आपकी इच्छा है। लेकिन अवेलेबिलिटी क्या है? अवेलेबिलिटी मतलब मार्क्स ज्यादा चाहिए तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा वाली स्थिति है। तो ऐसे ही कभी कभी कंपैरिजन के लिए सॉफ्ट आयरन और स्टील में कंपैरिजन पूछा जाता है। तो जब सॉफ्ट आयरन और स्टील में कंपैरिजन पूछा जाता है तो वहां जिसकी रिटेनिविटी ज्यादा है उसकी कोरोसिविटी कम है। सॉफ्ट आयरन के आप जानते हो कि कोरोसिविटी कम है और रिटेनिविटी ज्यादा है, और एट द सेम टाइम स्टील की रिटेनिविटी कम है लेकिन कोरोसिविटी जो है वो ज्यादा है। तो अब क्या है कि जब उन्होंने सॉफ्ट आयरन और स्टील में पूछा तो हमें कोई एक चीज ज्यादा मिल रही है, या तो रिटेनिविटी ज्यादा मिल रही है या कोरोसिविटी ज्यादा मिल रही है। तो आपको दो में से एक ही चुनना पड़ेगा, दोनों चुनने की सुविधा नहीं मिली आपको। तो दोनों चुनने की सुविधा नहीं मिली, एक ही चुनना पड़ेगा, तो क्या चुनेंगे? तो ये तो सवाल खत्म हो गया यहाँ पर कि इच्छा क्या थी। इच्छा क्या? टेम्पररी मैग्नेट लो कोरोसिविटी लो रिटेनिविटी, परमानेंट मैग्नेट हाई कोरोसिविटी हाई रिटेनिविटी। अब मैं एक अलग से सवाल बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के अलावा, कि कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि सॉफ्ट आयरन और स्टील में से परमानेंट मैग्नेट के लिए आप क्या लेना चाहेंगे। तो परमानेंट मैग्नेट की बात करें अगर अपन, परमानेंट मैग्नेट की, तो परमानेंट मैग्नेट वाले केस में हमें अगर कोई एक ज्यादा और कोई एक कम मिला तो क्या चीज ज्यादा चाहेंगे आप, रिटेनिविटी या कोरोसिविटी? दो में से एक ज्यादा मिलेगा आपको, सिर्फ ये पूछा गया है कि दो में से कोई एक ज्यादा मिलेगा, क्या मांगते हो?
परमानेंट मैग्नेट के लिए। तो हम कोरोसिविटी हाई चाहेंगे, ओसी वाला पार्ट ज्यादा चाहेंगे। कोरोसिविटी क्यों हाई चाहेंगे हम? कोरोसिविटी इसलिए हाई चाहेंगे क्योंकि हमें एक डर ना लगे, ऐसा ना हो कि स्पीकर जो चल रहा है आते आते आवाज ही बंद हो जाए। अगर रिटेनिविटी कम भी होगी ना तो भी हम इस बात से काम चला लेंगे कि ज्यादा बड़ा मटेरियल यूज कर लेंगे। ज्यादा बड़ा मटेरियल से क्या होगा, हमारी जो रिटेनिविटी कम पड़ी थी वो एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन कोरोसिविटी कम पड़ी तो कभी भी आवाज आना बंद हो जाएगी, तो चिंता रहेगी अपने को। तो अब जो सवाल पूछा था उससे अलग मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी पूछा जाता है कि सॉफ्ट आयरन और स्टील में से चुनिए। तो समस्या यही कि जिसकी रिटेनिविटी ज्यादा है उसकी कोरोसिविटी कम है, और जिसकी रिटेनिविटी कम है उसकी कोरोसिविटी ज्यादा है। तो फिर परमानेंट मैग्नेट पे हमें दोनों में से कोई एक चुनना था कि रिटेनिविटी ज्यादा है कोरोसिविटी ज्यादा। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए हमने कोरोसिविटी ज्यादा चुना, यानी परमानेंट मैग्नेट के लिए हमने स्टील को चुना। और टेम्पररी मैग्नेट की बात करें अगर अपन, तो टेम्पररी मैग्नेट के लिए कोरोसिविटी कम को चुना अपन ने, यानी उसके लिए अपन ने फिर सॉफ्ट आयरन को चुना। तो ये पार्ट तो इस बात के लिए कि दो में से एक चुनना हो तो कैसे चुनेंगे। तो दो में से एक चुनना हो तो परमानेंट मैग्नेट के लिए कोरोसिविटी ज्यादा वाला चुनेंगे, टेम्पररी मैग्नेट के लिए कोरोसिविटी कम वाला चुनेंगे। और अगर कुछ भी चुनने की आजादी है कि जाओ जैसे चुनना है वैसे चुन लो, तब तो फिर हमें परमानेंट मैग्नेट के लिए दोनों हाई चाहिए, हाई रिटेनिविटी हाई कोरोसिविटी, और टेम्पररी मैग्नेट के लिए दोनों ही लो चाहिए। एक क्विज था, इसमें हमने अधिकतर क्वेश्चन जो है वो कवर करने की कोशिश की है। फिर भी कुछ क्वेश्चन जो है वो रह गए हों, क्योंकि टाइम लिमिट था कि भाई लगभग 1 घंटे में ही इसको पूरा करना है, 2-3 मिनट उसके ऊपर हो गए। तो जितने क्वेश्चन कवर कर सकते थे जरूरी कवर किए हैं। बाकी और भी इंफॉर्मेशन हम आपको ला करके देते रहेंगे समय समय पर। और अब शुद्धात्म जैन सर कुछ कहना चाहते हैं आपको? तो मैं बोलूंगा बच्चों, देखिए ये एक टॉपिक आज हमने कवर करा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पिछली शायद क्विज अटेंड नहीं करी है, एक या दो लेफ्ट हो गई है, तो उसकी इतनी इशू नहीं है। आप चाहे तो रिलायबल की यूट्यूब पेज और फेसबुक पे ये सारी चीजें वीडियो मिल जाएंगी। अगेन ये सारे जो हमने 5 क्विज कराई हैं, तो जितने भी टॉपिक्स थे ये सारे जेईई मेंस रिलेटेड ही थे। तो अगर, और जैसे आज ही डीके सर ने स्टार्टिंग में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जेईई मेंस एंड एडवांस जो है नहीं होंगी। बाकी जो नीट के स्टूडेंट्स हैं वो भी जान सकते हैं कि अब एग्जाम पोस्टपोन है, चांसेस लगभग नहीं है, मतलब 99% मान के चलिए एग्जाम होगा ही होगा, यानी कि 1 से 6 सितंबर के बीच में जेईई मेंस होगा। तो अब देखा जाता है एंड टाइम आ चुका है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लास्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन आ चुका है फाइनली। जो स्टूडेंट वेट कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से कि लास्ट स्टेज कब आएगा, तो स्टेज आ चुका है। तो सबसे पहले जो जेईई मेंस की जो टॉपिक्स हमने कवर करे हैं उनको सारे को बहुत अच्छे से रिवाइज करें। चाहे अगर 25 क्वेश्चन फिजिक्स में है तो मान के चले 4 to 5 क्वेश्चन इन 5 क्विज में से मान के चले आएंगे ही आएंगे, बिकॉज ये बहुत कॉमनली हर साल लिखे गए क्वेश्चन। और ये टॉपिक हमेशा जेईई मेंस स्किप नहीं करता है, बिकॉज उसका टारगेट है जेईई मेंस को स्पेसिफिक टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछे ही जाए। तो ट्राई करें कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करें, इजी है टॉपिक, अच्छे से पढ़ेंगे, कम टाइम में ज्यादा स्कोर कराने में हेल्प कर सकते हैं। तो कोशिश करें सबको कवर करके अपन बहुत अच्छी रैंक प्रोवाइड कर सकें अपने आप को। और जो एडवांस की एग्जाम है वो भी अगर मेंस हो जाता है तो चांसेस हैं कि एडवांस का एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, वो भी एज इट इज होगा। तो लास्ट स्टेज में आपका टाइम आ चुका है, तो मेरी तरफ से तो यही बोलूंगा कि लास्ट स्टेज अच्छे से पढ़ाई करना और थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखें हर चीज़ों से, थोड़ा सा बाहर कम जाए, थोड़ा सा घर में बैठे ही पढ़ाई करें, तो जो भी है अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा आपको। तो हमारी मेरी तरफ से और पूरे रिलायबल इंस्टीट्यूट को तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाली जेईई मेंस एग्जाम। देखिए सर, हाँ, एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया कि आप बॉडी क्लॉक सेट करें। बॉडी क्लॉक सेट करने का मीनिंग ये है कि अब आपको रोज ही 11 बजे सो करके 6 बजे उठने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि 15 दिन अगर आप ये आदत डालेंगे तो एग्जाम के दिन भी आप ऐसा कर पाएंगे। और जो एग्जाम का टाइम है आपका 9 से 12 और 2 से 5, उस 3-3 घंटे के इंटरवल के दौरान आपको टेबल कुर्सी में बैठ करके और पढ़ना चाहिए, ताकि आपका दिमाग उस वक्त सोचने की मैक्सिमम कैपेबिलिटी का यूज कर रहा हो। तो ये 15 दिन, अगले 15 दिन जो है आपको बॉडी के ऊपर भी काम करना चाहिए, और अच्छा जो सेहत के लिए अच्छा खाना है वो खाना चाहिए, और खुश रहना बहुत जरूरी है, हर वक्त खुश रहते हुए पढ़ाई करना चाहिए। तो मेरी तरफ से गुड बाय। चलो बच्चों,